Hello students, hope you all are good. So today we are going to discuss about the question related to your second chapter, which is matter around us pure? So in this first we'll see the questions which are present in between the chapter, and after that textual question. So let's start. So here your first question is, what is meant by a substance? So this we can describe. A pure substance consists of a single type of particles, and you also describe it as anything that cannot be broken into further particles by applying any physical process is called a substance. So हम इसको इस तरीके से समझते हैं, कोई भी मैटर अगर हम उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, सपोज मैंने ये एक गोल्ड लिया, गोल्ड को मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया। अब मैं चेक कर रही हूँ जो मैंने इसके टुकड़े किए हैं उसकी प्रॉपर्टी और जो गोल्ड है उसकी प्रॉपर्टी अगर सेम है, दैट मीन्स ये सब्सटेंस है। इसका मतलब है कि अगर मैंने उस सब्सटेंस को मैंने फर्दर उसको डिवाइड किया, लेकिन फिर भी जो उसके पार्टिकल्स है वो मुझे क्या मिले हैं, सेम मिले हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो सेम है। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, चौक। सो अगर मैं चौक को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करती हूँ एंड उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि वो जो पाउडर की प्रॉपर्टीज हैं वो इस चौक की प्रॉपर्टी से मैच हो रही है, दैट मीन्स ये क्या है, एक सब्सटेंस है। और इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So your next question is, list the point of difference between the homogeneous and heterogeneous mixture. So first we'll see the homogeneous mixture. So in this it is a uniform composition. इसका मतलब क्या है, जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। इसका मतलब है कि सपोज मैंने एक वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो अगर अब मैं इसको सोल्यूशन को देखूंगी तो मुझे ऐसा नहीं दिखेगा कि उसमें मुझे सॉल्ट के पार्टिकल्स उसमें वाटर में ऐसा ऊपर नीचे होते हुए ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं देने वाला है। मुझे क्लियर वाटर दिखाई देने वाला है, जबकि मैंने उसके अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। सो नेक्स्ट, इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सो जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें जो इसके कॉम्पोजिशंस होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, वाटर के अंदर हम ऑयल ऐड कर रहे हैं, तो जब हम वाटर के अंदर ऑयल को ऐड करते हैं तो हमें उसमें बाउंड्रीज दिखाई देती है, तो उसमें पता चलता है कि ऑयल अलग है और वाटर अलग है, या फिर यूँ कहें कि वाटर के अंदर जो ऑयल है उसके पार्टिकल्स साफ साफ हमको दिखाई देते हैं, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन होमोजेनियस मिक्सचर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मीन्स ये जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं इसमें बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती। जो हमने अभी एग्जांपल लिया था सॉल्ट वाटर, तो जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो उसमें हमें कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती, हमें एक क्लीन सोल्यूशन दिखाई देता है। वेरीज इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर सो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। सो जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें हमें बाउंड्रीज दिखाई देती हैं। हमारा वही एग्जांपल, जैसे कि वाटर में हमने जो ऑयल ऐड किया है उसमें हमें क्लियर बाउंड्री दिखाई देती है दैट कि उसके अंदर ऑयल भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इन होमोजेनियस मिक्सचर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आई। सो अगर हमने जो हमारा जो वाटर है उसके अंदर जो हमने सॉल्ट को ऐड किया है, तो जब एक बार वो अच्छे से सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसा है, क्लियर है, यूनिफॉर्म सोल्यूशन है। नेक्स्ट, इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर कंपोनेंट कैन इजीली बी सीन बाय द नेक्ड आइज। सो जो इसमें क्या होता है, जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है इसमें जो सोल्यूट है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं। जैसे कि हमने वही वाटर है, वाटर के अंदर ऑयल है तो हम क्लियरली दिखाई देते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि वाटर है, वाटर के अंदर आपने चॉक है, चॉक के पाउडर डाला है, उसको डिसॉल्व किया, तो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा, उसमें आपको क्लियरली जो चॉक के पार्टिकल्स है वो दिखाई देंगे। Next, in homogeneous mixture, we cannot separate the component of the mixture by
फिजिकल प्रोसेस। सो अगर मैंने एक बार सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो मैं इसको एक फिजिकल प्रोसेस से उस सॉल्ट को उस वाटर में से अलग नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे कोई केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, लाइक इवापोरेशन वगैरह। In heterogeneous mixture, we can separate the component through the physical process. So जो heterogeneous mixture होता है उसमें हम जो हमारे components होते हैं, जो solute है, उसको हम physical process से भी अलग कर सकते हैं। Next, homogeneous mixture के example क्या है? A mixture of water and salt। इसमें आप सॉल्ट को वाटर वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। शुगर का भी आप ले सकते हैं, शुगर को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे होमोजेनियस मिक्सचर के। नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल। अ मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर, या फिर आप चॉक इन वाटर भी ले सकते हैं, या फिर मड इन वाटर भी ले सकते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, how are salt, solution and suspension different from each other? So salt का दूसरा नाम क्या होता है? कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइड सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। सो पहले हम इसे देखते हैं, देन उसके बाद सॉल्यूशन, देन उसके बाद सस्पेंशन। सो इसका पहला पॉइंट है, साइज ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। मीन्स जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, या फिर हम यूँ कहें कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसमें जो सॉल्यूट होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो जो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या है? एक हेट्रोजेनस मिक्सचर, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? सो जो कोलाइड होते हैं वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट, इट इज स्टेबल। सो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये किस टाइप के सॉल्यूशन है? स्टेबल है। मतलब अगर आप उसको थोड़ा सा शेक वगैरह करके एक स्टेबल जगह पे रख देंगे तो उस थोड़ी ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद जो उसके सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो बेस में सेटल हो जाएंगे, ऐसा इसमें नहीं होगा। तो इसलिए इस टाइप के हम जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टेबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, टिंडल इफेक्ट। सो जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं इसके अंदर जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बारीक नहीं होते, मतलब ठीक ठाक साइज़ के होते, जो कि अभी हमने ऊपर मेंशन किया था ना, 1 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। मीन्स अगर आपको लाइट का स्कैटरिंग करना है, दैट मीन्स आपका पार्टिकल होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, जो पार्टिकल है उसका साइज़ इतना होना चाहिए कि अगर उस पर जब लाइट का फॉल हो तो स्कैटर हो सके। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ इतना होता है कि जब उस पर अगर हम लाइट को फॉल करेंगे तो उसमें स्कैटरिंग होगा। तो इस वजह से हमें बीम ऑफ लाइट देखने मिलती है कोलाइड सॉल्यूशन में। नेक्स्ट, सॉल्यूट पार्टिकल पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर। हाँ, अगर हम जैसे कोलाइड सॉल्यूशन है, कोलाइड सॉल्यूशन मतलब वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें इसको सेपरेट करना है, उसको सॉल्यूट को सेपरेट करना है, तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? फिल्टर पेपर। तो अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर। मीन्स अगर मैंने ये सॉल्यूशन लिया और एक फिल्टर पेपर लिया और उसमें से अगर मैं इस मिक्सचर को, इस सॉल्यूशन को पास करूँगी तो मुझे फिल्टर पेपर पे कुछ भी सॉल्यूट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्यूट है उसका साइज़ बहुत ही छोटा है। वो साइज़ इतना छोटा है कि वो सॉल्वेंट के साथ पास होके मेरे जो कंटेनर है उसमें में कलेक्ट हो जाएगा। मीन्स वो फिल्टर पेपर पे रुकेगा नहीं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आई। जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, इसकी वजह से वो फिल्टर पेपर पे भी नहीं रुकते, दैट मीन्स वो सॉल्वेंट के साथ पास हो जाते हैं। तो वो उसका साइज इतना छोटा होता है कि हमें वो अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल है मिल्क एंड फॉग। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्यूशन। सो ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर। मीन्स इसके जो सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन होता है, इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻9 मीटर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है?
होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि होमोजेनियस मिक्सचर किस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, इट इज स्टेबल। सो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मीन्स अगर आप उसको शेक वगैरह करके रखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद जो सॉलिड पार्टिकल हो वो बेस में सेटल हो जाए, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो थ्रू आउट जो मतलब पूरा यूनिफॉर्म रहेंगे, पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्म रहने वाले हैं। नेक्स्ट, इट डज नॉट स्कैटर अ लाइट। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि जो इसका सोल्यूट का पार्टिकल है वो बहुत मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर है। दैट मीन्स इसका जो पार्टिकल है वो इतने बड़े नहीं है या फिर इनकी साइज इतनी नहीं है कि उस पर जो लाइट का स्कैटरिंग है वो हो सके। सो इसलिए यहाँ पे इट डज नॉट स्कैटर लाइट। नेक्स्ट, सॉलिड पार्टिकल्स पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। इसमें जिस तरह अभी हमने ऊपर देखा कि जो इसके पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं, तो अगर हम इसको फिल्ट्रेट करते हैं या फिर हम इसको फिल्टर सोल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो हमारा जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर हमें कोई भी सॉल्यूट नहीं मिलने वाला, बिकॉज उसका साइज छोटा होने की वजह से वो सॉल्वेंट के साथ पास हो गया। नेक्स्ट, इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। सेम, इसके जो पार्टिकल छोटे होने की वजह से हमें सोल्यूशन में वो विजिबल नहीं रहेंगे, और इसका एग्जांपल है सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सो साइज ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर। सो जो सस्पेंशंस होते हैं इसमें जो सॉल्यूट का जो साइज होता है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा रहते हैं। इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो जो सस्पेंशंस होते हैं वो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं, मीन्स उसके अंदर जो कंपाउंड्स रहते हैं, जो कंपोजिशंस रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इट इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल से मतलब क्या है, अगर आप उस सोल्यूशन को शेक करके रख देंगे तो कुछ देर बाद आपको जो उसके सॉलिड पार्टिकल है वो बेस में सेटल हुए दिखाई देंगे आपको। नेक्स्ट, इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। सो अभी जैसे हमने देखा कि इसकी जो साइज है तो मतलब मोर देन 100 नैनोमीटर है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने वाला है। नेक्स्ट, सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। सो इसका जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो फिल्टर से पास नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, तो इसमें हम इजीली फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन सीन बाय नेक्ड आई। सो जो पार्टिकल है, जो सस्पेंशन है, इस सोल्यूशन का जो सस्पेंशन सोल्यूशन है, इसके जो पार्टिकल्स है वो हमें अपने नेक्ड आई से दिखाई देंगे, और इसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। Let's go to next question. So next question है, to make a saturated solution, हमें एक saturated solution बनाना है। 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. So इसमें क्या किया है, जो क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया है जिसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है, और ये डिसॉल्व करने के लिए जो उन्होंने टेम्परेचर यूज़ किया है वो है 293 केल्विन। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि देखो इसमें जो मास ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, तो वो हमारा यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो हमको पता है कितना दिया है ऑलरेडी 36 ग्राम, और सॉल्वेंट क्या है हमारा 100 ग्राम, जो कि एक वाटर है। तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है और वो 100 ग्राम है। तो अगर मैं सोल्यूशन बनाती हूँ सोडियम क्लोराइड और वाटर का एक सोल्यूशन बनाती हूँ मिक्स करके, तो उस सोल्यूशन का मास कितना होगा, उसमें जो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब उस टोटल वॉल्यूम कितना होगा उसका, जो सोडियम प्लस वाटर, दैट इज 36 प्लस 100, जो कि हो जाएगा 136 ग्राम। मतलब उसमें जो सोल्यूट है वो 36 ग्राम है, जो सॉल्वेंट है वो 100 ग्राम है, तो जो मेरा सोल्यूशन बनेगा, ओवरऑल सोल्यूशन बनेगा, वो बनेगा 136 ग्राम का। अब हमको क्या फाइंड करना है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला है मास ऑफ अ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सोल्यूशन, और परसेंटेज निकालना है, इसके लिए क्या होगा, ये 100 से हम लोग यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा। सो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 36 डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन विच इज 136 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 26.47%। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
So here your next question is, how will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling point is more than 25 degrees Celsius, which are miscible with each other. मीन्स ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सोल्यूशन है जिसके अंदर केरोसिन है और पेट्रोल है, तो हमें क्या करना है कि इसे किस मेथड से हम लोग पेट्रोल और केरोसिन को सोल्यूशन में से अलग करना है। और ये भी यहाँ पे दिया गया है कि जो केरोसिन है और जो पेट्रोल है इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितने का है, 25 डिग्री सेल्सियस का। सो सॉरी, हाँ, लेट्स सी। सो आंसर में देखते हैं, अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल विच आर मिसिबल विथ ईच अदर कैन बी सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन। अच्छा, यहाँ पे वर्ड लिखा है मिसिबल। मिसिबल का मतलब क्या है कि जो केरोसिन है और पेट्रोल है, जब हम उसे मिक्स करेंगे तो हमें एक मिसिबल सोल्यूशन मिलेगा। मिसिबल मतलब उसमें मुझे ये नहीं दिखेगा कि पेट्रोल कहाँ है और केरोसिन का है, वो नॉर्मल एक सोल्यूशन दिखेगा, एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन दिखेगा। सो केरोसिन और पेट्रोल को अलग करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है डिस्टिलेशन। जो डिस्टिलेशन टेक्निक होती है ये एक सेपरेशन की टेक्निक है, जिसमें सेपरेशन जो किया जाता है वो किसके बेस पे किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। मीन्स जो दो सोल्यूशन की जो कंपोजिशन है उनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। सो ये जो ये सेटअप है डिस्टिलेशन का। तो इसके सेटअप में क्या होता है, ये हमारा बर्नर है, ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, ये हमारा है डिस्टिलेशन फ्लास्क, और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है कंडेंसर। क्या है, कंडेंसर। और ये जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसमें एक हम अटैच कर देंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किस लिए, टेम्परेचर देखने के लिए। एंड यहाँ पे एक बीकर जिसमें हमारा जो भी सब्सटेंस, मतलब जो भी चाहे केरोसिन हो चाहे पेट्रोल हो, जो पहले इवेपरेट होके निकल के आएगा वो हमारा यहाँ पे कलेक्ट होगा। ओके, सो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारा फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर हम लोग केरोसिन एंड पेट्रोल का मिक्सचर लेंगे। देन हम अपना बर्नर ऑन कर देंगे। तो हमें पता है कि इनके डिफरेंस, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। जो केरोसिन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पेट्रोल के बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में कम है। तो जब हम बर्नर ऑन करेंगे, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो जो केरोसिन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा बॉईल होना। तो जब वो बॉईल होने लगेगा तो उसका जो स्टीम है वो कहाँ से, यहाँ से पास होके इसमें से स्टीम इसके अंदर आ जाएगा। अब जब स्टीम इसके अंदर से पास होगा, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये जो दिख रहा है आपको नोच और एक यहाँ पे नोच, तो ये वाला जो होता है आप एक को इनलेट बोल सकते हो, एक को आउटलेट। मीन्स इसमें हम जो हमारा टैप होता है पाइप पानी का, वो दो अटैच कर देंगे तो इसमें से पानी आएगा अंदर और इस तरफ से पानी बाहर जाएगा। तो इसका यूज़ क्या होता है, तो ये जो कंडेंसर है यहाँ पे जो स्टीम ये कलेक्ट हो रही है पेट्रोल केरोसिन का जो स्टीम है वो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। तो अभी जो इसकी दोनों बाउंड्रीज में क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या करता है, उस स्टीम का टेम्परेचर कम कर देता है। तो जैसे ही उस स्टीम का जो टेम्परेचर है वो कम होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। एंड देन लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो ड्रॉप वाइज इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक बार आंसर हम लोग रीड कर लेते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ अ डिस्टिलेशन, टेक अ मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, आफ्टर दैट फिट इट विथ अ थर्मोमीटर, arrange the apparatus as shown in this figure. After this, heat the mixture slowly. Petrol vaporize first as it has a lower boiling point. It condenses in the condenser and is collected from the condenser outlet. ये क्या है, हमारा outlet. Next, kerosene is left behind the distillation फ्लास्क। सो जो यहाँ पे केरोसिन है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वो इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा। और जो पेट्रोल है वो यहाँ से पहले उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो यहाँ से पहले ही आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हीट रहेगा, HEAT, हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक्स टू सेपरेट। मीन्स यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, तीन सब पार्ट है
और हमें यहाँ पे बताना है कि इनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। सो पहला है हमारा बटर फ्रॉम द कर्ड। सो जो बटर होता है वो कर्ड से निकालने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। सो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में बेसिकली होता क्या है, जो मिक्सचर होता है उसमें हम डेंसिटी के ऊपर काम करता है। जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है वो डेंसिटी के ऊपर काम करता है, मतलब जिसका डेंसिटी लो रहेगा वो सब्सटेंस ऊपर आ जाएगा और जिसका डेंसिटी हाई रहेगा वो नीचे ही सेटल हो जाएगा। सो जब मैं बैटर और कर्ड, मतलब एक मैं कर्ड लेती हूँ और उसे सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए रखती हूँ, तो जो बाद में मुझे सोल्यूशन मिलेगा उसमें जो बटर है उसको ऊपर दिखाई देगा, उसकी लेयर ऊपर दिखाई देगी, और जो कर्ड है वो नीचे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बटर है उसका जो डेंसिटी है वो एज कम्पेयर टू कर्ड लो है। नेक्स्ट है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सो इसके लिए हम लोग सिंपल प्रोसीजर क्या यूज़ करेंगे, इवेपरेशन। इवेपरेशन में क्या करता है, वही नॉर्मल जो अपना सी वाटर है हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने के बाद वो इवेपरेट हो जाएगा और जो रिमेन्स बचेगा वो क्या होता है, हमारा सॉल्ट। नेक्स्ट है कैम्फर फ्रॉम द सॉल्ट। तो हमें मालूम है जो कैम्फर है वो किसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड होता है अगर हम उसको हीट देते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। सो कैम्फर को अगर सॉल्ट से अलग करना है तो हम उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन की। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, what types of mixture are separated by the techniques of a crystallization। सो जो एक सेपरेशन की टेक्निक होती है क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक हम किस टाइप के मिक्सचर को अलग करने के लिए करते हैं, तो आंसर देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड विद सम इम्प्योरिटीज इन इट। मतलब ये जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है वो बेसिकली सॉलिड को सेपरेट करने के लिए की जाती है, लेकिन इसमें जो सॉलिड सेपरेट होकर आता है उसमें स्टिल इम्प्योरिटीज रहती है, मतलब वो इतना प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। और एग्जांपल है हमारा सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, मीन्स जो हमने ये सॉलिड है जो कलेक्ट किया है वो हाँ इम्प्योरिटीज उसमें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और उसे हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि वो केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। जो फिजिकल चेंज ये होता है कि लाइक आप जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग आइस का। सो अगर मैं आइस आइस है उसको थोड़ा सा हीट देती हूँ तो फिर से वाटर बन जाएगा, एंड देन अगर मैं उसी वाटर को थोड़ा फ्रीज करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, आइस। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस है या फिर या कहीं जो भी, हाँ ठीक है, हमने जो सब्सटेंस लिया वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं चेंज करेगा। बट जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो न्यू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक कच्चा आम, सपोज एक कच्चा आम रॉ मैंगो है, अगर उसके अंदर केमिकल चेंज होगी वो पक्का आम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम दोबारा कच्चे आम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस टाइप की जो चेंजेस होते हैं हम उसके क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज में क्या आएगा, कटिंग ऑफ ट्रीज। सो जो ट्रीज है उसका जो कटिंग होता है वो किस में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मतलब जो पैन है अगर हम उसमें बटर को मेल्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिजोल्व फॉर्म में हो जाएगा, देन फिर से अगर उसका टेम्परेचर हम कम करते हैं फिर से वो बटर बन जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। तो जो वाटर है अगर हम उसको बॉईल करेंगे स्टीम हो जाएगा, और उसी स्टीम को अगर थोड़ा सा कूल डाउन कर देंगे, उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। नेक्स्ट डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, वही है कि अगर हम जो अपना सॉल्ट होता है अगर उसको वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसको इवेपोरेशन के मेथड से उसको अलग करके भी हम फिर से वाटर और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग अ फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स। अगर मैंने मतलब कुछ कच्चे फ्रूट्स लिए हैं उससे मैंने सलाद बनाया है, तो फिर से अगर मैंने सलाद बनाया है तो उस सलाद में से मैं फिर से जितने भी मतलब मेरे फ्रूट्स हैं, सपोज मैंने कुछ मैंगो और बनाना या फिर जो भी कुछ मैंने कट करके डाला है उसको मैं इजीली बाद में अलग कर सकती हूँ। सो अब देखते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में है रस्टिंग ऑफ द अलमीरा। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है,
क्यों? क्योंकि जो अलमीरा है जो उस पर रस्टिंग हो रहा है उसको आप फिर से नहीं उस जो मतलब पहले तरीके से नहीं कर सकते, जिस तरीके से वो पहले था आप उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है थ्रू द वाटर एंड देन ब्रेकिंग डाउन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ अ पेपर एंड वुड। सो ये सब जो है ये केमिकल चेंज है, मतलब इससे जो एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है वो दोबारा उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में नहीं आ सकता। जो प्रोडक्ट एक बार फॉर्म हो चुका वो हो गया, उसको आप बैक उसकी जो एक्चुअल इनिशियल स्टेज में जैसा उसका अपीयरेंस था या जो भी कुछ था आप उसको उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज try segregating the things around us as a pure substance and mixture। सो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने आसपास की चीज़ों को देखो और उसमें से कुछ प्योर और कुछ मिक्सचर के एग्जांपल्स लिखने हैं हमें। तो हम यहाँ पे प्योर सब्सटेंस में क्या लिख रहे हैं, वाटर, ब्रेड, शुगर एंड गोल्ड एंड नेक्स्ट मिक्सचर में हम क्या लिख रहे हैं, प्लास्टिक, पेपर, स्टील, मिल्क एंड एयर। क्योंकि जो एयर है वो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर, उसमें नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो मिल्क है वो भी एक मिक्सचर है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम है, फॉस्फेट है और वाटर भी है। एंड स्टील है क्योंकि स्टील भी कैसे है, दो मेटल्स को मिला के बनता है। एंड पेपर ऑफ कोर्स ये भी प्लास्टिक है। तो ये सब को बनाने के लिए क्या यूज, मिक्सचर है, मतलब ये सिर्फ एक ही कंपोनेंट या फिर एक ही एलिमेंट से नहीं बनेंगे, इन्हें बनाने के लिए एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का यूज होता है या फिर इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस है जैसे कि वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या होता है, H2O। H2O मीन्स उसके अंदर अगर आप कहीं से भी वाटर का एक ड्रॉप लेते हैं तो आपको सब में वो H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट ही मिलेंगे, तो आप उसको एज अ मिक्सचर नहीं कह सकते। ब्रेड है तो ब्रेड में भी जो भी उसके मतलब कंटेंट रहेंगे हर जगह आपको इक्वली मिलेंगे, उस तरीके से शुगर एंड गोल्ड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो अभी हम जो आगे हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन है। सो इसमें पहला क्वेश्चन है, which separation techniques will you apply just before the separation of the following। सो इसमें पहला है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, दैट इज अपना कॉमन सॉल्ट। अगर जो सॉल्ट है उसको हमने सोल्यूशन बनाया है वाटर के अंदर डिसॉल्व करके, तो हम इसको किस टेक्निक से सेपरेट करेंगे, सिंपली इवापोरेशन से। तो ये हमने इवापोरेशन को देख सकते हैं, इवापोरेशन में नॉर्मली हमने बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमारा NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, दैट इज अपना खाने का नॉर्मल सॉल्ट, उसको पानी में डिसॉल्व किया एंड उसका जो सोल्यूशन रेडी है उसको यहाँ से मैं बर्नर की हेल्प से हीट प्रोवाइड कर दूँ। तो जैसे ही जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, सो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रीच होगा जो वाटर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा बॉयल होना। तो बॉयल होकर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग बढ़ता जाएगा और वो वाटर है पूरा फाइनली स्टीम निकल जाएगा एंड जो बीकर उसमें जो लेफ्ट आउट बचेगा वो होगा हमारा NaCl, दैट इज सॉल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सो एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है। तो इस जो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है इसमें से हमें अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। तो ये हमें बात पता होनी चाहिए कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसीजर में क्या होने वाला है, सिंपली हम एक चाइना डिश लेंगे, चाइना डिश के अंदर जो हमारा मिक्सचर है जो कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड है उसे रखेंगे, उसके ऊपर हम एक भी फनल रख देंगे। इस फनल का जो माउथ है उसको हम कॉटन से प्लग कर देंगे ताकि जो स्टीम है, जो स्टीम निकलने वाली वो बाहर ना निकले, क्योंकि जो अमोनियम अगर ये खुला रहेगा तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ से निकल सकता है। इसके लिए हमने क्या किया है, कॉटन से इसको प्लग कर दिया है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सो जैसा कि हमको सॉरी हाँ सो जैसा कि हमें पता है कि जो सोडियम है, जो अमोनियम क्लोराइड है वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्लिमेशन। मतलब वो एक ऐसा सॉलिड है जिसको हीट देने पे वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो धीरे धीरे जो वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वो धीरे धीरे कलेक्ट होने लगेंगे। जो अमोनियम क्लोराइड की जो वेपर्स है वो धीरे धीरे यहाँ पे कलेक्ट होने लगेंगे। कलेक्ट होते होते वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी सॉलिडिफाई हो जाएंगी। सॉलिडिफाई हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बर्नर को बंद करेंगे। बर्नर को बंद करने के बाद इस फनल को अलग से साइड में रख देंगे और इसका टेम्परेचर हम थोड़ा सा कूल होने का वेट करेंगे। जैसे टेम्परेचर कूल हो जाएगा, हम किसी भी स्पैचुला की हेल्प से ये जो यहाँ पे सॉलिडिफाई अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट हुआ है उसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेस ऑफ अ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ अ कार। मतलब जो इंजन का जो ऑयल होता है, दैट इज जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके अंदर क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल चला गया। तो हम इसको किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा सेटअप है। तो ये बीकर है और यहाँ पे ये फन है जिसको हमने होल्डर है उस होल्डर पेपर दिया, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा दिया है। तो ये जो मिक्सचर है जो कि इसमें लिक्विड है, एक सॉलिड जो लिक्विड है वो हमारा क्या है, ऑयल का ऑयल है, इंजन ऑयल है। और जो सॉलिड है वो हमारा है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल। तो हम इसको नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड से यहाँ पे इस सोल्यूशन को यहाँ से डालेंगे। जो ऑयल है वो नीचे स्पीकर में आ जाएगा और जो उसके अपना मेटल है, मेटल के जो पीसेस है वो इस फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ अ फ्लावर पेटल। मतलब एक फ्लावर, मतलब फ्लावर के पेटल्स उसमें से हमको क्या करना है, उसकी जो पिगमेंट्स हैं उसको अलग करना है। तो सिंपली ये हम किस मेथड से करेंगे, सेपरेशन का कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, अभी जो पेटल्स रहेंगे फ्लावर के पेटल्स, सबसे पहले हम उसका पेस्ट बनाएंगे, जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद उसकी कुछ ड्रॉप हम क्या करेंगे, अपने इस सिलिका पेपर पे, मतलब ये जो हमारा क्या है क्रोमेटोग्राफी पेपर है, क्रोमेटोग्राफी पे एक स्पॉट बनाएंगे। स्पॉट बनाने के बाद हम अपना सैंपल क्या है हमारा, जो फ्लावर पेटल है उसका जो हमने एक्सट्रैक्ट बनाया है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट बनाया है, वो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा चेम्बर है, चेम्बर के अंदर हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है। इसको हम पेपर को इस सॉल्वेंट सिस्टम में, एक सूटेबल सॉल्वेंट सिस्टम में डाल देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा जैसे जैसे देखेंगे, ये अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से जो सॉल्वेंट है उसके साथ जिसकी कितनी एबिलिटी होगी उस तरीके से ये अपने रन करेंगे। हमें मालूम है ये स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच करेंगे, तो उस तरीके से जो हमारा फ्लावर का पैटर्न है उसके जितने भी पिगमेंट्स है वो अलग हो जाएंगे। जैसे कि कैरोटीन है, फिर है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, वो पूरे उसके बैंड हमको क्रोमेटोग्राफी पेपर पे इजीली विजिबल होंगे। नेक्स्ट है बटर फ्रॉम द कर्ड। तो बटर हमें कर्ड से अलग करना है, तो इसको जो हम पिछली स्लाइड्स में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से करेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। सो इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि जो मिल्क है उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो वो नीचे यहाँ सेटल हो गया है, और जो बटर या फिर क्रीम कहें वो यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में आ गया है, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, लो है, इसलिए ऊपर वाले पार्ट में आ गया है। और इस तरीके से हम इस टेस्ट ट्यूब को इस मशीन से बाहर निकालेंगे एंड उसको धीरे से अपना जो बटर या क्रीम है उसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। सो ये जो ऑयल फ्रॉम वाटर है इसको हम, एक सिंपल टेक्निक है सेपरेटिंग फनल। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो फनल है, ठीक है, और ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा वाटर है। हमने थोड़ा सा उसको विजिबल दिखने के लिए, मतलब स्टूडेंट को क्लियरली दिखे इसके लिए हमने कलर वाला वाटर लिया। ये वाटर ही बस उसमें कलर ऐड है ताकि ये भी कैसे, जो फनल है ये भी मतलब ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसकी वजह से क्या किया है, जो हमारा वाटर है उसके अंदर हमने थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑयल है उसका और वाटर दोनों के बीच में दिख रहा है कैसे बाउंड्री बनी हुई है, क्योंकि और इसमें दिख रहा है कि वाटर जो है वो नीचे है और ऑयल जो ऊपर है। तो यहाँ से जो नॉच है, नॉच हम खोल देंगे
तो इसमें से पहले वाटर पास आउट हो जाएगा, उसके बाद जो हम दूसरा भी कर लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो ऑयल है इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस सेपरेटिंग फनल मेथड से हम ऑयल को वाटर में से सिंपली अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। सो ये नॉर्मल है, हमें मालूम है कि जो आयरन है वो मेटल की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो नॉर्मली हम मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे और उस सैंड के अंदर हम लोग गोल गोल घुमाएंगे, तो उसमें जितने भी आयरन के पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या होंगे, मैग्नेट को अटैच हो जाएंगे। तो इस सिंपल टेक्निक से हम लोग आयरन की पिंस को सैंड से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। सो इसमें नॉर्मल जो आप लोग गाँव में मतलब देखा ही होगा, जो मतलब गेहूँ अनाज जो भी कुछ होते हैं जो उनके छिलका होता है, हम उसको नॉर्मल विनोइंग या फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस से इजीली उसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो उसका ये अपना हस्क होता है वो क्या होता है, उसका जो वेट होता है वो काफ़ी लाइट होता है। तो जब विंड मतलब हवा जब उसमें से पास होती है तो हवा अपने साथ उसको उड़ा ले जाती है, और जो भारी पार्टिकल्स जो वेट हो गया, जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होने की वजह से वो नीचे मतलब ग्राउंड में आ जाते हैं, और जो हस्क रहता है वो हवा के साथ थोड़ा दूर जाके सेटल होकर गिरता है। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टी लीव्स फ्रॉम टी। ये भी सिंपल है, फिल्ट्रेशन जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था फिल्ट्रेशन का मेथड। नॉर्मल हम फिल्टर पेपर लेंगे और जो हमारी चाय है उसको पोर करेंगे, तो जो उसमें टी लीव्स है वो फिल्टर पे ही रह जाएंगी और जो टी है वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। सो इसको हम किससे कर सकते हैं, डिकैंटेशन भी कर सकते हैं, इसमें फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से ये किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the steps you would use to making a tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolves, soluble, insoluble, filtrate and residue। मतलब हमें एक चाय बनानी है, चाय बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर हमें इन वर्ड्स को यूज़ करना है, लाइक सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, रेसिड्यू, फिल्ट्रेट, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, डिसॉल्व। मतलब एक चाय बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसमें हमें इन सारे वर्ड्स को इंक्लूड करना है। तो सिंपली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एज ए सॉल्वेंट एंड हीट इट। मतलब एक हमने कंटेनर लिया है, उसके अंदर हमने वाटर लिया है और यहाँ पे वाटर के लिए को सॉल्वेंट नाम दिया गया है। नेक्स्ट, ऐड शुगर इन इट विच इज अ सोल्यूट। सो जो हमारा वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर हम जो भी अब ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कम क्वांटिटी में, वो हमारा सोल्यूट होने वाला है। तो जो शुगर है वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। हीट इट टिल ऑल शुगर डिसॉल्व। सो हमें तब तक हीट करना है जब तक सारे शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस हमारे सॉल्वेंट यानी कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, यू गेट अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, वाटर और शुगर का एक सोल्यूशन मिल जाएगा। शुगर इज ए सोल्यूबल इन वाटर कम्प्लीटली, और हमें पता है कि जो शुगर है वो वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। एड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब हम क्या करेंगे, जो टी लीव्स होती है उसको इस सोल्यूशन में ऐड करेंगे, लेकिन हमें पता है कि जो टी लीव्स होती है वो हमारे सोल्यूशन में इनसॉल्युबल होने वाली है। बॉयल द कंटेंट एंड मिल्क विच इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर बॉयल अगेन। मतलब अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सोल्यूशन है जिसके अंदर शुगर है और टी लीव्स है, अब हम उसके अंदर क्या डाल दिए हैं, मिल्क। मिल्क भी क्या है, एक तरीके का सोल्यूट ही है, बट इस जो मिल्क है ये क्या है, वाटर में सोल्यूबल है, हमारे सॉल्वेंट के अंदर ये क्या है, सोल्यूबल है। नेक्स्ट, फिल्टर द टी विद द हेल्प ऑफ अ स्टेनर। द टी कलेक्टेड इन द कप इज अ फिल्टर एंड द टी लीव्स कलेक्टेड ऑन द स्टेनर इज अ रेसिड्यू। मतलब अब हम क्या करेंगे, जो हमारी चाय रेडी हो गई हम उसको छान लेंगे। तो जो हमारी जो चाय है, जो हमारी कप में जो चाय छन कर आई है जिसको हम पीते हैं वो हमारा फिल्टर है, और जो छन्नी जो हमारा चाय जिसमें हमने छाना है जो ऊपर बच गया है वो हमारा रेसिड्यू है, जो कि हमारा टी लीव्स है। तो हमारे यहाँ पे टी लीव्स क्या है, रेसिड्यू है, और जो चाय बनकर आई है वो हमारा क्या है, फिल्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, लेट्स सी क्या है। Pragya tested the solubility of three different substances at a different temperature and collected the data as given below। हाँ ओके, तो एक प्रज्ञा नाम की लड़की है, उसने क्या किया है,
एक्चुअली यहाँ पे 3 नहीं 4 सब्सटेंसेस है, दैट इज अ पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सो उसने क्या किया है, 4 सब्सटेंसेस को लिया है और उसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। कितने ग्राम, 100 ग्राम ऑफ वाटर में यहाँ पे डिसॉल्व किया। लेकिन ये जो उसने डिसॉल्व किया है ना, सबको अलग अलग टेम्परेचर पे किया है। दैट मीन्स उसने पोटेशियम नाइट्रेट को 21 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। अब किस टेम्परेचर पे, 283। उसके बाद उसने क्या किया है, 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया एट द टेम्परेचर ऑफ 293। इसी तरीके से उसने 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया एट द टेम्परेचर ऑफ 313 केल्विन। इसके बाद उसने 106 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है, टेम्परेचर कितना है, 333 केल्विन। इसके बाद उसने 167 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट लिया, जिसे उसने 353 केल्विन पर डिसॉल्व किया। उसी तरीके से उसने सोडियम क्लोराइड, जिसका यहाँ पे वैल्यूज दिया है, किसका कितना टेम्परेचर और कितना ग्राम है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड को ये लिखा है, ये उसके डेटा है। उसके बाद ये अमोनियम क्लोराइड का। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसे देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, what mass of a potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of a potassium nitrate in a 50 gram of water at 313 Kelvin। इसका मतलब है कि अगर अभी जो प्रज्ञा ने ये जो मतलब ऑब्जर्वेशन किया है या फिर जो इसने ये टेस्ट किया है, इसने सब में क्या किया है, जो सब्सटेंस था उसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया था ना। लेकिन अभी जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम उसको 50 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है तो हमें कितना ग्राम वो पर्टिकुलर सब्सटेंस लेना पड़ेगा। और जो यहाँ पे हमारा सब्सटेंस है वो कौन है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ पर है, ये पहला वाला पोटेशियम नाइट्रेट। और टेम्परेचर कितना है, 313। दैट मीन्स ये जो प्रज्ञा है उसने 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया था एट द टेम्परेचर ऑफ 313 पे डिसॉल्व होने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो इसने 100 ग्राम में डिसॉल्व किया था, अब हमें कितने में डिसॉल्व करना है, 50 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अगर मुझे 50 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है और टेम्परेचर 313 केल्विन रखना है, तो पोटेशियम नाइट्रेट कितना लेना पड़ेगा कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो। इतना क्लियर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए, mass of a potassium nitrate to produce a saturated solution of a KNO3 in 100 gram of water is this much। मतलब अगर मुझे 100 ग्राम, मतलब मुझे अगर 100 ग्राम में डिसॉल्व करना था तब मैंने कितना लिया था, 62 ग्राम। तो उसी तरीके से अगर मुझे 50 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, ये जो 62 ग्राम है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 50 ग्राम ऑफ वाटर से अपॉन 100, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 31 ग्राम। मतलब मुझे पहले क्या किया मैंने, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, जैसे कि हम इस तरीके से भी कि 100 ग्राम इक्वल टू 62, 100 ग्राम वाटर के लिए मुझे कितना लगा, 62 ग्राम। उसी तरीके से अगर 50 ग्राम है तो उसके लिए x kg ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर 31 ग्राम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी का सब पार्ट है। प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन and leaves the solution to cool at the room temperature। What would she observe as the solution cools? Explain। So जो प्रज्ञा है यहाँ पे उसने क्या किया है, इस बार उसने क्या लिया है, पोटेशियम क्लोराइड। सो जो ये पोटेशियम क्लोराइड है उसको उसने 353 केल्विन पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। मतलब उसने पोटेशियम क्लोराइड का 54 ग्राम लिया, उसको डिसॉल्व किया 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट 353 केल्विन पे, जो कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब उसने क्या किया, जो टेम्परेचर 353 केल्विन था उसका जो बीकर था या जो भी जिसमें उसने वो बॉइल किया था उसको उसने कूल डाउन होने के लिए रख दिया।
तो अब हमें बताना है कि अगर वो टेम्परेचर कूल कर रही है उसका तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। सो हमें मालूम है कि जो सेचुरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी वो सब्सटेंस का सेचुरेशन भी इंक्रीज होता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो कूल डाउन कर रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी है या फिर कहें कि जो अपना सेचुरेटेड सोल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज इन द सेंस जो अब पहले डिसॉल्व था ना, ये जो यहाँ पे अपना पोटेशियम क्लोराइड है वो 353 केल्विन पे डिसॉल्व हो गया था, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, कूल होगा, अब वो कैसे 353 हो जाएगा, 313 हो जाएगा, 293 हो जाएगा, 283 हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे की तरफ में जाएगा उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज होते जाएगा, मतलब अब वो क्रिस्टलाइन होने लगेगा, वो उसका क्रिस्टल फॉर्म होने लगेगा। जो सोल्यूशन के अंदर पोटेशियम क्लोराइड था, हाँ, जो सोल्यूशन के अंदर हमारा पोटेशियम क्लोराइड था अब वो क्या होने लगेगा, सॉलिड फॉर्म होने लगेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसका जो अपना सेचुरेशन है वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल ऑफ अ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन ऑन कूलिंग ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है अपना, find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this? तो ये जो हम टेबल था उसमें ऑलरेडी दिया था कि जो 293 केल्विन पे जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो 32 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम है और अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम है। तो हमें उस टेबल से पता चल रहा है कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, देयरफॉर अमोनियम क्लोराइड हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, मतलब 293 पे सबसे ज़्यादा कौन डिजॉल्व हुआ है, अमोनियम क्लोराइड, मतलब 293 पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में अमोनियम क्लोराइड उस 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व हुआ है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का सब पार्ट है, दैट इज डी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था इन टर्म्स ऑफ सेचुरेशन, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका सेचुरेशन बढ़ता है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो सॉल्ट है वो उस सोल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होगा। तो जो अपना सॉल्युबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल, मतलब जो टर्म्स दिए हैं हमको उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। पहला है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सो in a given solvent when no more solute can be dissolved further at a given temperature is called a saturated solution। मतलब अगर आप एक सोल्यूशन बना रहे हैं, सपोज मैंने लिया एक बीकर, बीकर के अंदर मैंने वाटर लिया है और मैं उसमें सॉल्ट ऐड करके उसको डिसॉल्व करती जा रही हूँ, तो अगर मैं अभी मेरा तो वाटर कांस्टेंट है, मतलब जो मेरा सॉल्वेंट है वो मैंने कांस्टेंट रखा है, सपोज मैंने 10 ml का वाटर लिया है, अब मैंने उसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला, उसको डिसॉल्व किया, वो डिसॉल्व हो गया, फिर थोड़ा सा और डाली, थोड़ा और डाली, थोड़ा और, तो जैसे जैसे मैं सॉल्ट बढ़ाती जा रही हूँ डिसॉल्व होते जा रही, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया कि जब मैंने उसमें सॉल्ट डाला वो डिसॉल्व नहीं हुआ, दैट मीन्स वो उसका सेचुरेशन पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स सब क्या हो गए, यूटिलाइज हो गए हैं सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए। अब अगर मैं उसमें थोड़ा भी सॉल्ट डालूंगी तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। सो ये हो गया हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ पार्टिकल, एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर, मतलब वो सब्सटेंस या फिर वो मैटर जिसमें सारे पार्टिकल सेम टाइप के होते हैं, मतलब उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक ही प्रकार का होगा, उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। नेक्स्ट है हमारा कोलॉइड। A colloid is a solution in which the size of the solid particles are
bigger than that of a proof solution. These particles cannot be seen, which are naked eyes. They are stable. एग्जाम्पल क्या हमारा होगा, इंक और ब्लड। मतलब वो सोल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, काफ़ी बड़े होंगे, लेकिन वो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। और ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड सोल्यूशन। और इसके एग्जाम्पल कैसा है, इंक और ब्लड। से हमारा जो ब्लड है उसमें बहुत कुछ होता है, प्लेटलेट होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, प्लाज्मा होता है। बट हमें दिखाई देता है कि हमें जब ब्लड का एक हम ड्रॉप देखते हैं तो हमें उसमें ये सब चीज़ें जो प्रेजेंट है दिखाई देती हैं, क्या नहीं दिखाई देती, लेकिन ये सब उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड सोल्यूशन। और कोलाइड सोल्यूशन का दूसरा नाम होता है ट्रू सोल्यूशन। नेक्स्ट है सस्पेंशन। इट इज a heterogeneous mixture in which the solid particle are big enough to settle down। यहाँ पे TO2 रहेगा, TWO कट कर दीजिए, TO2 रहेगा। टू सेटल डाउन एग्जाम्पल क्या है, चॉक, वाटर एंड पेंट एक्सेट्रा। एक सेकेंड, सो ये हमारा, ये यहाँ पे आपको लिखना है टू, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे ये रहेगा टू। सो टू सेटल डाउन एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, चॉक, वाटर और पेन। मतलब ये इस टाइप का सोल्यूशन है जिसके अंदर जो सोल्यूट होते हैं उसके पार्टिकल्स के साइज काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जो कि हमें अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चॉक वाटर, मतलब आपने अगर चॉक को वाटर में डिसॉल्व किया तो इजीली जो उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मतलब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा होमोजेनियस है और कौन सा हेट्रोजेनियस है। सो पहले हम देखते हैं कि होमोजेनियस कौन कौन से हैं। सो पहला है सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब जिसमें कि हम इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एक सोल्यूशन होता है सोडा वाटर। तो ये क्या होता है होमोजेनियस, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में मिक्स है तो हमें ऐसा नहीं कि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सब फ्लोट होते हुए दिखाई देगी, नहीं, वो एक प्योर सोल्यूशन दिखाई देगा, एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन दिखाई देगा, उसमें हमें पता भी नहीं चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसके लिए सोडा वाटर जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। विनेगर, जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड और वाटर का सोल्यूशन होता है। तो जब ये विनेगर और ना जो एसिटिक एसिड और वाटर को जो मिलाकर सोल्यूशन बनता है उसको हम विनेगर कहते हैं, सिरका। तो ये जो विनेगर है मतलब ये होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि जब हम एसिटिक एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो उनमें क्या है, कोई बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही है, हमें एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है, फिल्टर टी। फिल्टर टी मतलब छानी हुई चाय। मतलब अगर आप चाय को छान दिए तो उसमें से उसकी चाय पत्ती और जो भी अदरक वगैरह जो भी आपने ऐड किया है, जब वो अलग हो जाता है, जो हमारे कप के टी होती है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसमें आपको चाय पत्ती दिखाई दे रही है, अदरक दिखाई दे रही, नहीं, वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। तो इसके लिए वो क्या है, हमारा होमोजेनियस है। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोजेनियस वुड। अब वुड जो है अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो होमोजेनियस, बट वो होमोजेनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वुड है उसमें सेल्स पाई जाती है, जैसे आपने पढ़ा रहेगा जाइलम, फाइलम, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के उसमें टिश्यूज पाए जाते हैं। सो अगर मैं एक वुड को, मतलब या फिर एक ट्री है, अगर मैं उसका नीचे का पार्ट कट कर रही हूँ और फिर मैं उसको चेक करूँगी कि उसमें जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़, और अगर अगर मैं उसी सेम ट्री का कोई ऊपर का पार्ट कट कर रही हूँ और फिर मैं उसके जो टिश्यूज़ को चेक करती हूँ तो दोनों में मुझे डिफरेंस मिलेगा। तो इसके लिए ये क्या है, जो वुड है वो क्या है, हमारा हेट्रोजेनस है। एयर, जो एयर है ये हेट्रोजेनस इसलिए है क्योंकि जो अगर एयर है, अगर ठीक है, अगर उसमें नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो हमें दिखाई नहीं देती, वो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर उस एयर के अंदर डस्ट वगैरह ऐड हो जाते हैं, मतलब धूल, जो भी अगल बगल के एनवायरमेंट से पोल्यूशन, वो सब ऐड हो जाती है, इसकी वजह से एयर क्या हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाता है। इसके बाद है सॉइल। सो सॉइल भी हेट्रोजेनस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि हर जगह की सॉइल अलग अलग होती है। सपोज मैं एक जगह से अभी एक मुट्ठी मैंने सॉइल उठाया तो वो सॉइल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस सॉइल के अंदर। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने सॉइल यहाँ से उठाया है इसके अंदर जो कंपोजिशन है
वो सेम रहेंगे जो मैं दूसरी जगह से सॉइल उठाऊंगी। मतलब ये जो इसकी जो कंपोजिशन है, इसके जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट होते हैं हर लोकेशन के हिसाब से, वेदर और कंडीशन के हिसाब से। तो इसकी वजह से जो सॉइल है वो हमारा एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। मतलब अगर सपोज आपको एक मैं कलरलेस लिक्विड दे दूँ और मैं कहूँ कि आप इसे बताइए कि ये वाटर है, मुझे एक्सप्लेन करके दीजिए कि वाटर है, प्रूफ दीजिए कि हाँ ये वाटर है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, मुझे पता है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर मैं उस वाटर को जो हम सॉरी अगर वाटर नहीं मतलब जो एक कलरलेस लिक्विड दिया गया है, ये मुझे अभी पता नहीं है ना कि वो वाटर है, तो जो कलरलेस लिक्विड है मैं क्या करूँगी उसको बॉईल करूँगी और उसमें थर्मोमीटर फिट कर लूँगी। अगर मैं देख रही हूँ जैसे 100 डिग्री रीच होता है, तुरंत वो जो वाटर है वो बॉयल होने लगता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, तो मैं इससे प्रूव कर सकती हूँ कि जो गिवन है कलरलेस सोल्यूशन है वो क्या है, एक वाटर है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, by finding the boiling point of a given colorless liquid, if the liquid boils at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure, then it is pure water. This is because pure substances have a fixed melting point and boiling point. मतलब जो वाटर है जो फिक्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं हम उनको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म भी यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। सो हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और हमें बताना है कि ये प्योर सब्सटेंस है या नहीं है। सो देखते हैं। सो प्योर सब्सटेंस में हमने किसको लिया है, आइस है। क्यों, क्योंकि जो आइस है जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, नथिंग बट वाटर है, दैट इज H2O। मतलब आइस के अंदर अगर उसको ब्रेक करती हूँ, मैं आइस को तोड़ती हूँ, तो उसके जितने भी टुकड़े रहेंगे उसमें मुझे सब में सेम पार्टिकल्स मिलेगा, दैट इज H2O। नेक्स्ट क्या है, आयरन। आयरन है तो आयरन को भी अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो उसके हर पार्ट में वही सेम प्रॉपर्टीज रहेगी, उसमें मुझे आयरन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो इसमें भी सेम है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वही सेम पार्टिकल्स मुझे इसके हर पार्ट्स में मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है अपना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड भी CaCO3। तो इसमें भी हमें जो इसके पार्टिकल्स रहेंगे मतलब हर जगह वही रहेगा सेम CaCO3। मर्क्यूरी भी उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। होप सो आपको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमाउंट द फॉलोइंग मिक्सचर। अभी ये यहाँ पे कुछ हमें सोल्यूशंस दिए हैं, हमें क्या करना है, मिक्सचर्स दिए हैं एक्चुअली, तो हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है इसमें से सोल्यूशन कौन है। जैसे कि सोल्यूशंस आर, पहला क्या हमने लिया है, सी वाटर। सी वाटर क्यों लिया है, क्योंकि जो सी वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट होता है और भी बहुत सारे मैग्नीशियम एंड ऑल मिक्सचर होता है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके अंदर सॉल्ट ही रहेगा, नहीं, उसमें NaCl तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी रहती हैं सी वाटर के साथ। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सी वाटर क्या होगा हमारा एज अ सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्या है, सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब क्या हो गया, सोडा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सोडा है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये हमारा क्या है, एक मिक्स सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्या है, एयर। एयर भी एक सोल्यूशन है, क्यों, क्योंकि एयर के अंदर का सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता, एयर के अंदर ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके साथ साथ कभी कभी डस्ट, कभी कभी का ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट में रहते ही डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल। सो हमारा आंसर क्या हो गया, सी वाटर, सोडा वाटर एंड एयर, ये हमारे क्या है, सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। अच्छा, सो टिंडल इफेक्ट हमें पता है, टिंडल इफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कि पार्टिकल का साइज उतना होना चाहिए कि जब उसके ऊपर लाइट फॉल करे तो वो स्कैटरिंग कर सके। दैट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन है या जो भी है उसके अंदर जो पार्टिकल का साइज है इतना होना चाहिए कि उस पर टिंडल इफेक्ट शो हो सके। तो कुछ हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, तो देखते हैं कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो आंसर क्या है, मिल्क। क्यों, क्योंकि जो मिल्क होते हैं, जो मिल्क में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो इनफ होते हैं कि वो अपना टिंडल इफेक्ट शो कर सके। सॉरी, हाँ। नेक्स्ट है स्टार सोल्यूशन। सो इसमें से हमारा स्टार सोल्यूशन और मिल्क जो है ये टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज टिंडल इफेक्ट दिखाने के या फिर या कहें कि लाइट का स्कैटरिंग करने के लिए इनफ होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो पहले ये समझते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट मीन्स जो हमको नेचर में मिला है एज इट इज। कंपाउंड क्या होता है, जो एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन एक एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो एक कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट को मिलाकर क्या बन गया, कंपाउंड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर तो हमें पता है जिसमें दो या तीन या चार, दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोजिशंस रहेंगे, कंपोनेंट रहेंगे, तो हम उसे मिक्सचर कहते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है और हमको उसको क्लासीफाई करना है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में। लेट्स सी, सो क्या है ये एलिमेंट। सो सोडियम, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है क्योंकि हमें नेचर में वैसे ही मिलता है Na, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन। तो ये सब चारों क्या है, हमारे एलिमेंट है, ये हमें नेचर में इसी फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जो दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिलाकर बनाता है। जैसे कि है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है CaCO3, दैट इज उसमें कैल्शियम है और उसके अंदर कार्बन भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, तो इसके लिए वो क्या बन गया, हमारा कंपाउंड। नेक्स्ट है मीथेन, जो कि होता है CH4, तो उसमें इसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसके लिए वो क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दैट मीन्स उसके अंदर कार्बन है और ऑक्सीजन है। उसके बाद सोप, जो सोप होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड्स होते हैं, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड मतलब बार बार जो एलिमेंट होते हैं उनका चयन होता है, रिपीटेशन होता है, इसके लिए हमारा सोप भी क्या है, एक कंपाउंड है। नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर। तो शुगर सोल्यूशन तो हमें पता है वो सोल्यूशन है, एक मिक्सचर है क्योंकि उसके अंदर वाटर है और वाटर के अंदर हमने क्या ऐड किया है, शुगर, तो शुगर सोल्यूशन क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। सॉइल भी एक मिक्सचर है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोडियम, पोटेशियम और बहुत सारे मिनरल्स एंड ऑल पाए जाते हैं, तो सॉइल क्या है, हमारा एक मिक्सचर है। कोल भी हमारा एक मिक्सचर है। एयर, एयर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट ब्लड, ब्लड भी क्या है, मिक्सचर है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, तो इसकी वजह से जो ब्लड है वो भी हमारा एक प्रकार का मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। तो इसमें से हमको जस्ट वही क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस हमें पता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उससे हम बाद में रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है परमानेंट चेंज होता है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं परमानेंट चेंज होता है, जो एक बार बन गया उसको हम उसको दोबारा उसकी इनिशियल फॉर्म में नहीं ला सकते। सो आंसर क्या है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, जो अगर एक बार पौधा जो बड़ा हो गया हम उसको दोबारा उसके छोटे वाले पौधे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो लोहे की चीज़ें होती है जिसमें जंग लग जाता है तो वो जो पार्ट उसका रस्ट होके निकल गया ना, हम उसको अब दोबारा नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट कुकिंग ऑफ फूड, अगर जो कच्चा खाना रहता है जैसे कच्चा चावल दाल होता है, अगर वो पक गया, पक के खाना बन चुका है तो हम फिर से उसको उसके कच्चे वाले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, तो अगर हमने खाना खाया है तो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, तो अब जो हम खा चुके हैं, जो डाइजेस्ट हो चुका है, हम उसको फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो इसके लिए भी क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्या है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जो कैंडल होती है वो क्या होती है, बर्न होगी, इसमें वो बर्न होगी निकल जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली एनर्जी जो है, एनर्जी लग रही है, तो जो बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जो कैंडल है वो किसमें कन्वर्ट, लाइट एनर्जी है, उसमें क्या हो रहा है कि जो कैंडल है वो उसमें बर्न हो जा रहा है, उसका उतना पार्ट वो निकल जा रहा है, तो जो ये केमिकल चेंज है, ये सब हमारे कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं। थैंक यू। होप सो आप सभी को सारे क्वेश्चन आंसर सब समझे होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।